आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा एम्स भुवनेश्वर में चमत्कार की भी है। देखिए, केंद्र सरकार ने रिटायरमेंट से जुड़े उस मामले पर बयान जारी किया जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर काफी है। दरअसल सरकार ने साफ किया कि केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इससे पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो रही कुछ खबरों में ये दावा किया जा रहा था कि भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में 2 साल की बढ़ोतरी का फैसला लिया है। लेकिन अब केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि ये दावा फर्जी है। भारत सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। साथ ही ये भी अपील की गई कि बिना सच जाने ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर शेयर न करें। अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस अनोखे तरीके से मनाया गया। दरअसल यहां अखिल भारतीय पत्नी अत्याचार विरोधी संघ ने एक रैली का आयोजन किया। इस दौरान लाउड स्पीकर, ढोल, नगाड़े, नाच गान, पोस्टर और बैनर के साथ कार और मोटरसाइकिल पर रैली निकाली गई। एम्स भुवनेश्वर के डॉक्टरों का चमत्कार चर्चा में आ गया। दरअसल पिछले महीने अक्टूबर में एक मरीज को अस्पताल में गंभीर हालत में लाया गया था। इलाज के दौरान 24 साल के शुभकांत साहू की धड़कनें रुक गईं। 40 मिनट तक सीपीआर देने के बावजूद उसमें कोई हरकत नहीं दिखी, लेकिन डॉक्टरों ने मरीज को मृत घोषित करने के बजाय उसे एक अत्याधुनिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम ECMO मशीन पर डालने का फैसला लिया। करीब 1.5 घंटे तक मरीज की धड़कनें रुकी रही, लेकिन इसके बाद अचानक शुभकांत का दिल धड़कने लगा। धड़कनें लौटने के बाद मरीज को 2 हफ्तों तक वेंटिलेटर पर रखा गया, जिसके बाद शुभकांत होश में आ गया। ऐसे में उसके परिवार ने इस कोशिश के लिए डॉक्टरों का शुक्रिया अदा किया। एयर इंडिया की एक इंटरनेशनल उड़ान को लेकर अनोखा मामला सामने आया। दरअसल पायलट अपनी ड्यूटी का समय पूरा होने की दलील देते हुए फ्लाइट को जयपुर में ही छोड़ गए, जबकि पेरिस से आ रही इस उड़ान को दिल्ली पहुंचना था। ऐसे में कई यात्रियों ने हंगामा किया। फिर इनमें कुछ यात्री खुद ही गाड़ी से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। कहा जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से ये फ्लाइट दिल्ली में लैंड नहीं कर पाई। इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के निर्देश पर पायलट ने फ्लाइट को जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड करवाया था। हॉलैंड में कारोबारी ने डाइवोर्स नाम का एक अनोखा होटल शुरू किया। इसमें शुक्रवार को शादीशुदा लोग चेक इन करेंगे और रविवार तक तलाकशुदा होकर चेकआउट कर सकते हैं। इस होटल में वकीलों और मध्यस्थों की टीम भी बनाई गई है जो एक ही वक्त में एक साथ कानूनी सलाह और मनोवैज्ञानिक सपोर्ट भी देती है ताकि तलाक की प्रक्रिया को बिना किसी तनाव के जल्दी और शांतिपूर्वक खत्म किया जा सके। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर मोबाइल पर शादी के डिजिटल इनविटेशन कार्ड से होने वाले साइबर फ्रॉड से जुड़ी है। वेडिंग सीजन आ चुका है और डिजिटल के दौर में लोग शादी का निमंत्रण भी डिजिटली भेज रहे हैं। लेकिन अगर आपको व्हाट्सएप या फिर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शादी का कार्ड भेजा गया है तो उसे खोलने से पहले सावधान हो जाए। दरअसल साइबर ठगों ने ठगी का एक नया तरीका खोज निकाला। साइबर ठग शादी का कार्ड भेजकर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। ऐसे में वेडिंग इनविटेशन की फाइल खोलते ही आपके बैंक अकाउंट खाली हो सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि शादी का ई-कार्ड डाउनलोड करने से पहले खुद भी सतर्क हो जाए और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। इन दिनों पूरे देश में शादियों की धूम देखने को मिल रही है। शादी के सीजन में आपको भी वेडिंग कार्ड मिल रहे होंगे, लेकिन डिजिटल युग में वेडिंग कार्ड भेजने का तरीका भी डिजिटल हो गया है। आजकल वेडिंग कार्ड व्हाट्सएप पर भी भेजे जा रहे हैं, लेकिन इन वेडिंग कार्ड को लेकर सावधान होने की जरूरत है क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स ने अब ठगी का एक और नया तरीका इजाद कर लिया है। अब वो शादी के डिजिटल कार्ड के जरिए लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। यानी आजकल साइबर अपराधी केवल बैंक अकाउंट से जमा पूंजी उड़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि अब ये व्हाट्सएप पर शादी के निमंत्रण कार्ड जैसे मैसेज के जरिए भी धोखाधड़ी कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक हाल ही में साइबर ठगों का एक नया तरीका सामने आया है, जिसमें ये सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पर
मैलिशियस यानी हानिकारक फाइल्स भेजते हैं। ये देखने में शादी के डिजिटल इनविटेशन कार्ड की तरह होती है, लेकिन असल में वे आपके डिवाइस और डेटा को खतरे में डाल सकती है। अनजान नंबर से शादी के निमंत्रण कार्ड के रूप में एपीके फाइल भेजी जाती है। आप जैसे ही इन एपीके फाइल्स को खोलते हैं, ये अटैचमेंट आपके फोन या डिवाइस में वायरस या मैलवेयर को इंस्टॉल कर सकता है। यानी जैसे ही आप इस फाइल को डाउनलोड करेंगे, आपका मोबाइल हैक हो जाएगा। शादी का निमंत्रण भले ही खुशी का संदेश हो, लेकिन साइबर अपराधी इसे एक जाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। राजस्थान पुलिस ने एडवाइजरी जारी करके लोगों को अलर्ट किया है। पुलिस का कहना है कि साइबर ठग एपीके फाइल भेजकर ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, जो समय का माहौल है, इसको ये ठग बैठे बैठे सारा दिन ये एनालाइज करते रहते हैं कि अभी किस चीज का माहौल है। अभी देव उठनी एकादश के बाद उनको पता है शादी के सावे शुरू हुए हैं। उनको यह भी मालूम है कि आजकल अधिकांश लोग शादी का निमंत्रण वो इलेक्ट्रॉनिकली स्मार्टफोन के जरिए भेज रहे हैं। और आजकल सामान्य मतलब जो जेन्युइन है, जो असली कार्ड है, वो भी पीडीएफ फाइल के जरिए आ रहे हैं। लेकिन अगर एपीके लगा हुआ है तो इसका मतलब है इसके अंदर कोई एप्लीकेशन है, और अगर वो एप्लीकेशन विश्वसनीय स्रोत से नहीं है तो उस एप्लीकेशन में कई खतरे हैं, जैसे कि आपके मोबाइल का स्क्रीन शेयर वो कर सकता है कि आपके मोबाइल पे क्या हो रहा है उसको दिखता रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा। पुलिस का कहना है कि कई बार लोग बिना सोचे समझे फाइल डाउनलोड कर लेते हैं, जिसका फायदा साइबर ठग उठाते हैं। लिहाजा किसी भी अनजान नंबर से भेजे गए फाइल को डाउनलोड करने से पहले सावधान रहें, और ऐसे फाइल ओपन करने से पहले सतर्कता बेहद जरूरी है, क्योंकि आपकी जरा सी लापरवाही से आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। आप मैसेज रीड करिए, मैसेज रीड करने में कहीं समस्या नहीं है। समस्या तब है जब आप किसी अननोन लिंक को आप क्लिक करते हैं या अननोन एपीके फाइल आप डाउनलोड करते हैं। सिर्फ आप मैसेज पढ़ रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्लिक किया नहीं तो क्लिक करने के बाद उसका लिंक कहाँ जुड़ा हुआ है, वो तार किस बारूदी सुरंग से जुड़ा है, आपको पता नहीं है। तो वहीं चलें जहां जमीन आपको पता है कि जमीन सख्त है, मजबूत है, जो नॉन नंबर से वहां करें। आपको अगर डाउट है मोबाइल नंबर के बारे में भी, तो आप किसी लैंडलाइन से दूसरी जगह फोन करके आप उसको क्रॉस चेक करें कि भाई आपने मुझे इस नंबर से फोन किया, आप कौन हो सकता है आपका कोई मित्र हो जिसने नया नंबर ले लिया हो। तो वो अगर आप दूसरे नंबर से ट्राई करके उसको वेरीफाई करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा कि भेजने वाला कौन है। पुलिस के मुताबिक जालसाज व्हाट्सएप पर शादी का आकर्षक निमंत्रण भेजते हैं, और व्यक्ति उत्सुकता में जैसे ही ई कार्ड के लिंक पर क्लिक करता है, उसके फोन का पूरा एक्सेस ठगों के हाथ में चला जाता है। इसके बाद ठग बैंक खातों से पैसे उड़ा लेते हैं और पीड़ित को कोई ओटीपी या मैसेज भी नहीं मिलता। इतना ही नहीं, आपके कॉन्टैक्ट से भी ठगी का प्रयास किया जाता है। पुलिस के मुताबिक उनके पास रोजाना इस तरह के 6 से 7 मामले सामने आ रहे हैं। वहीं साइबर क्राइम पोर्टल पर रोजाना 300 से 400 शिकायतें आ रही हैं। जाने अनजाने ऐसा एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा जो आपके एसएमएस को एक डेस्टिनेशन ईमेल पे ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड होता रहेगा। तो बैंक का ओटीपी आया, वो उसके ईमेल पे पहुंच गया और आपके खाते से पैसा निकल गया। आप फिर बैंक में जाके बहस करोगे कि हमने ओटीपी दिया नहीं, पैसा कैसे निकल गया। तो आपने जाने अनजाने एक रिस्की आपने ऐप डाउनलोड कर लिया। तो करना क्या है, करना यह है कि एपीके के आगे लुभावने नाम जुड़े होंगे, कोई कल्याणकारी योजना का नाम होगा, जैसे भी कहीं खेती का समय है तो कोई कृषि संबंधी होगा, कोई बीमारी फैली है तो डेंगू के चिकित्सा के बारे में होगा। जो उस समय के हिसाब से चल रहा है वैसा नाम डाल देंगे कि आपकी उत्सुकता बनेगी, आप उसको खोल लेंगे। मेहरबानी करके ऐसा मत कीजिए। जो भेजने वाला स्रोत है उसके बारे में जब तक आप तस्दीक नहीं कर ले तो उसको मत खोलिए। जयपुर ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के इंदौर से भी डिजिटल कार्ड से ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच में से कई शिकायतें आई हैं, जिनमें कई लोगों के साथ धोखाधड़ी हो चुकी है। कहा जा रहा है कि जैसे ही आप इस फाइल को डाउनलोड करोगे, आपका मोबाइल हैक हो जाएगा, जिसमें कई पीड़ितों से लाखों की ठगी हुई है। इतना ही नहीं, कुछ मामलों में ठगों ने लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट और फोटो गैलरी तक हैक कर ली, फिर तस्वीरों को एडिट कर लोगों को बदनाम करने की कोशिश भी की।
देखिए, साइबर फ्रॉडस्टर लगातार नई नई चीजें लेकर आते हैं। जब तक आप उसको समझ पाते हैं तब तक दूसरा प्रकार का वो फ्रॉड करते हैं, और जब तक आप अपडेट होते हैं तब तक वो कई लोग इसका शिकार हो जाते हैं, कई लोग विक्टिम बन जाते हैं। अभी अगर आपने देखा होगा, रक्षाबंधन के समय भी इनके द्वारा जो एक लिंक बनाई गई थी, फिशिंग लिंक, जिसमें एक भाई ने अपनी बहन के लिए क्या गिफ्ट भेजा है, इस तरह से कई फ्रॉड हुए और कई लोगों को उन्होंने ट्रैप किया। दिवाली के सीजन में उनके द्वारा जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है, शॉपिंग को माहौल बनाकर उनके द्वारा ट्रैप किया गया। अभी शादी का सीजन आ रहा है और शादी के सीजन में भी इनके द्वारा अब एक नया हथकंडा अपनाया है। एक इन्विटेशन आमंत्रण पत्र भेजते हैं, ई कार्ड आमंत्रण पत्र भेजते हैं एपी के फाइल, और जैसे ही आप उसको डाउनलोड करते हैं तो आपका मोबाइल कंप्रोमाइज हो जाता है, आपका मोबाइल हैक हो जाता है। आपका मोबाइल या तो कॉल फॉरवर्डिंग में जाके आपके व्हाट्सएप हैक हो जाएगा, या फिर उस मोबाइल में आपके स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड हो जाएगा, जिससे आपके मोबाइल के स्क्रीन पर जो चल रहा है वो उनको दिखाई देगा। ऐसे में सवाल है कि एपीके फाइल क्या है और इसकी जानकारी कैसे होगी कि इस फाइल के डाउनलोड होते ही कोई चंद मिनटों में कंगाल हो जाएगा। आपके मैसेज में अगर एपीके फाइल नजर आए तो अलर्ट हो जाए। दरअसल एपीके फाइल डाउनलोड होते ही आपके फोन का एक्सेस दूसरों के हाथों में चला जाता है। एपीके यानी एंड्रॉइड पैकेजिंग किट में एक एप्लीकेशन कोड होता है। इस फाइल से फोन में वायरस इंस्टॉल किया जाता है। इससे आपके फोन का कॉन्टैक्ट लिस्ट, बैंकिंग डिटेल, गैलरी और जरूरी जानकारी तक ठगों को एक्सेस मिल जाता है। साइबर ठग इससे आपका फोन हैक कर आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। साइबर पुलिस ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे ऐसे संदिग्ध लगने वाले संदेशों और अटैचमेंट से सतर्क रहें। सोशल मीडिया पर किसी भी अनजान नंबर से मिलने वाली फाइलों को खोलने से बचें। ये आपके व्यक्तिगत डेटा को चोरी करने का एक प्रयास हो सकता है। एहतियात ही मैं समझता हूँ 90% समाधान है साइबर ठगी से इलाज का। हो जाने के बाद, चूंकि एक ऐसा अपराध है जो बॉर्डरलेस है, आप ये पुराने ट्रेडिशनल अपराध की तरह नहीं है कि अपराध हो गया और आपने नाकेबंदी करी और आपने पकड़ लिया। अपराधी किसी दूसरे देश में हो सकता है, भारतीय मूल का व्यक्ति हो सकता है, भारतीय मूल का व्यक्ति जिसे जबरन अपराध कराया जा रहा हो सकता है, खाता किसी दूसरे देश में हो सकता है, सर्वर कहीं और हो सकता है। अपराध हो जाने के बाद जितनी तेजी से फंड ट्रांसफर होता है, उस पे काबू कर पाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। सवाल तो ये भी है कि फिर डिजिटल कार्ड वाली ठगी से कैसे बचें और इसके उपाय क्या हैं? अगर आपके फोन पर कोई ई कार्ड या कोई इनविटेशन आए तो पहले भेजने वाले का नंबर जरूर चेक करें। अगर अनजान नंबर है तो ऐसे मैसेज को ओपन करने से बचें। अगर फाइल एपीके है तो इसे बिल्कुल भी डाउनलोड न करें। ऐसे मामले में सतर्कता से ही ठगी से बचा जा सकता है। किसी भी अनजान फाइल्स को ओपन करने या डाउनलोड करने से बचें। फोन पर एंटीवायरस रखें और उसे टाइम टू टाइम अपडेट जरूर करें। अगर कोई भी गतिविधि आपको संदिग्ध लगती है तो तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एपीके फाइल सामने से तो दिखती है कि नॉर्मल फाइल है, लेकिन अंदर इसके मैलवेयर होता है। मैलवेयर यानी जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे, सारा का सारा डेटा जो आपके फोन का है, चाहे वो मैसेजेस हो, आपके फोन के फोन नंबर्स हो, किसी भी प्रकार का डेटा आपके फोन के अंदर हो, वो साइबर क्रिमिनल्स को मिल जाता है। इसीलिए आपको सावधान इस समय पर रहना पड़ेगा। कुछ तरीके हैं जिससे आप सावधान रह सकते हैं। पहला, किसी भी रैंडम नंबर से कोई भी फाइल डाउनलोड नहीं करनी, कोई फाइल डाउनलोड नहीं करनी, कोई रैंडम लिंक क्लिक नहीं करना, कोई ओटीपी शेयर नहीं करना। दूसरा, कभी भी आपको कहीं से लिंक आ रहा है, आप एक्सपेक्टेड है कि यहां शादी का कार्ड आ सकता है, इट्स बेटर आप कॉल पर पहले बात करिए रादर देन आप पहले एपीके फाइल डाउनलोड करके उसको खोलिए, क्योंकि चांसेस आर हाई कि एपीके फाइल डाउनलोड करते ही आपका सारा डेटा साइबर क्रिमिनल्स के हाथों चला जाएगा। जाहिर है साइबर ठगों की जालसाजी से बच पाना आसान नहीं है, क्योंकि ये शादी नहीं बर्बादी का निमंत्रण है। ऐसे में जरूरी है कि शादी का ई कार्ड डाउनलोड करने से पहले खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा के साथ जयपुर से विशाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर हो सकती है शुरू। भारत से सीधी उड़ान को लेकर भी एस जयशंकर की चीनी विदेश मंत्री से हुई बातचीत। आइए सीधे आपको ले चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
महाराष्ट्र और झारखंड में बुधवार को मतदान होगा। इस दौरान महाराष्ट्र विधानसभा की सभी 288 सीटों पर वोटिंग होगी। साथ ही इसी दिन झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं 23 नवंबर यानी शनिवार को महाराष्ट्र और झारखंड में नतीजे घोषित होंगे। दोनों राज्यों के साथ बाकी राज्यों के उपचुनाव के लिए भी इसी दिन काउंटिंग होगी। ब्राजील में चल रहे G20 समिट का आज दूसरा दिन है। आज वहां कई द्विपक्षीय बैठकें भी हो रही हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने भी वहां अलग अलग नेताओं से मुलाकात की। वैसे इससे पहले G20 समिट में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने भी भारत को UNSC का सदस्य बनाए जाने की मांग की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द भारत की यात्रा पर आएंगे। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अटकलें हैं कि वो अगले साल भारत का दौरा करेंगे। उनकी भारत यात्रा का औपचारिक ऐलान कुछ ही दिनों में होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच रिश्ते काफी अच्छे हैं। ऐसे में पीएम ने पुतिन को जुलाई में अपनी मॉस्को यात्रा के दौरान भारत आने का न्योता दिया था। रूस के यूक्रेन और पश्चिमी देशों के साथ चल रहे तनाव के बीच पुतिन ने न्यूक्लियर नियम कायदों में बड़ा बदलाव किया, जिसमें कहा गया है कि अगर गैर परमाणु देश किसी न्यूक्लियर पावर वाले देश की मदद से हमला करता है तो इसे रूस के खिलाफ जंग माना जाएगा। लिहाजा रूस के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइल का जवाब परमाणु हमले से मिलेगा। दिल्ली में प्रदूषण संकट के बीच कई जगह AQI 500 के पार पहुंच गया। ऐसे में अब ऑड इवन नियम पर भी विचार किया जा रहा है। उधर दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम जिला प्रशासन ने बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर तमाम प्राइवेट संस्थानों और MNC से फिलहाल वर्क फ्रॉम होम की अपील की। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दिल्ली के हिमाचल भवन को अटैच करने के आदेश दिए। आरोप है कि सेली हाइड्रो कंपनी को 64 करोड़ रुपए अप फ्रंट प्रीमियम अदा नहीं किया गया। अब सरकार को 7% ब्याज के साथ ये पैसा देना होगा। इस मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। महाराष्ट्र चुनाव से एक दिन पहले बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर पैसा बांटने का आरोप लगा है और चुनाव आयोग ने विनोद तावड़े और राजन नाइक के खिलाफ केस दर्ज भी कर लिया है। यही नहीं, विरार के होटल में चुनाव आयोग के अफसरों ने तावड़े के कमरे से 9.5 लाख रुपए और कुछ कागजात बरामद किए। दरअसल बहुजन विकास अघाड़ी के विधायकों ने आरोप लगाया कि तावड़े मंगलवार को 5 करोड़ रुपए लेकर विरार इलाके के एक होटल पहुंचे। उनके साथ नालासोपारा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजन नाइक और दूसरे कार्यकर्ता भी थे, जहां उनकी मीटिंग चल रही थी। BVA के मुताबिक होटल में वोटर्स को पैसे बांटे जा रहे थे। होटल के जो वीडियो सामने आया है उसमें BVA कार्यकर्ता नोट लिए दिखाई दे रहे हैं। एक युवक के हाथ में एक डायरी है। आरोप है कि इसी डायरी में पैसों का लेखा जोखा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोटिंग से ठीक एक दिन पहले बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर गंभीर आरोप लगे, जिस पर महाराष्ट्र की राजनीति में रण छिड़ गया। दरअसल बहुजन विकास अघाड़ी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने विरार के एक होटल में विनोद तावड़े को घेर लिया और चुनाव से पहले पैसे बांटने का आरोप लगाया। वोटिंग से पहले कैश कांड के बहाने विपक्षी दलों को बीजेपी को घेरने का बड़ा मौका मिल गया। विनोद तावड़े आया, हमको 404 रूम में कुछ थे वो लोग, और बाद में राजन नाइक थे और दूसरे और हजारों कार्यकर्ते थे सेकंड फ्लोर पे। तो राजन नाइक को मैं शुभेच्छा दिया, बोला क्या है तावड़े साहब आए, तो वो भागने लगा। तो तावड़े साहब भी थे। तावड़े साहब को हम लोगों ने किचन के गोडाउन में पकड़ा। तावड़े साहब ये गोडाउन ने पकड़ा, और राजन नाइक तो एक होटल में लाइट बंद करके बैठा था। मतलब ये क्या है, आचार संहिता में कैसे इधर आ सकते हैं लोग? मुझे समझना नहीं है कि सत्ताधारी पक्ष को इतना क्यों पैसा बांटने का शौक लग गया। पैसे ज्यादा हो गए क्या? हर जगह से यही वारदात आ रही है, पैसे बांट रहे, पैसे बांट रहे, पैसे बांट रहे। और किसके मदद से बांट रहे हैं? तो पुलिस। मुंबई के नालासोपारा में विनोद तावड़े और बीजेपी प्रत्याशी राजन नाइक के खिलाफ पैसे बांटने के आरोप में केस दर्ज हो गया। उधर विनोद तावड़े इन आरोपों से साफ इनकार कर रहे हैं और चुनाव आयोग से निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी वाले चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा रहे हैं।
नालासोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, इतन अप्पा ठाकुर जी है या क्षितिज है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा कि हम पैसे बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग उसकी इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ, अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षितिज मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है, तो जो वास्तव है वो सबको पता है। और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आदत है। इधर तो अभी पैसे मिले भी है इलेक्शन कमिश्नर को, उन्होंने डिक्लेयर करने दो, बैग में पैसे है, डायरिया है, जिसको कितना दिया है वो नाम लिखे हुए है। कितना पैसा बटा हुआ है? 5 करोड़ लेके आने वाले थे, ऐसा बीजेपी के ही नेता ने मुझे बोला था। अच्छा, कहीं ऊपर से कोई प्रेशर आ रहा है, दबाव बनाया जा रहा है आपके ऊपर? होगा ही, पुलिस प्रशासन और इलेक्शन कमीशन तो दबाव के नीचे ही काम करता है। सरकार के दबाव में काम कर रही है। अरे मेरे को अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अलाउड नहीं, ऐसा कलेक्टर साहब बोल रहे हैं, ऐसा कहा गया। कहीं ना कहीं प्रशासन का दबाव बनाया जा रहा है। दबाव ही दबाव है। चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम कर रही है, बहुत दबाव में काम करती है, मेरे को इनसे अपेक्षा ही नहीं। विनोद तावड़े पर वोट बांटने का आरोप लगा तो राहुल गांधी ने इस बहाने प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मोदी जी, ये 5 करोड़ किसके सेब से निकला है? जनता का पैसा लूटकर आपको कितने टेम्पो में भेजा? बहुजन विकास अघाड़ी के नेताओं का आरोप है कि विनोद तावड़े 5 करोड़ कैश बांट रहे थे। विरार के एक होटल में विनोद तावड़े को बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। मुसीबत में फंसी बीजेपी ने इसे महाराष्ट्र की जनता को भ्रम में डालने का प्रयास बताया, तो शिवसेना ने तंज कसा कि बांटने और काटने वाले पकड़े गए। वहां के जो बहुजन विकास अघाड़ी के प्रत्याशी हैं वो आ गए और पहले उन लोगों ने इस बात के लिए विवाद उठाना शुरू किया। अब यहां पर मैं बहुत टेक्निकल बात कहना चाहता हूं। हमारी तरफ से, श्री विनोद तावड़े जी की तरफ से बहुत स्पष्ट कहा गया है कि यह घटना होटल की है, किसी प्राइवेट प्लेस की नहीं है। आप होटल के और आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज को वह चेक करें, इस बात का हम अनुरोध करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार का एब्सर्ड एंड इलॉजिकल, अतार्किक, हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण आरोप लगाया गया है कि 5 करोड़ रुपए आए थे। मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं, भाई ये 5 करोड़ रुपए जो होते हैं, ये कोई आज के जमाने में ऐसी तो चीज है नहीं कि कोई आदमी जेब में पॉकेट में डाल के लिए जाएगा। वो तो बहुत भारी मात्रा में दिखाई पड़ना चाहिए ना, तो उसका कहीं कोई विजुअल इंपैक्ट दिखना चाहिए, वो दिखाएं, हवा में आरोप मत लगाएं। बांटेंगे, पैसा बांटेंगे तो जीतेंगे ना। हाँ, बांटेंगे तो कटेंगे नहीं। भाजपा वाले पैसा बांटेंगे तो ही जीतेंगे, लेकिन बांटने वालों को पकड़ दिया, और वो भी राष्ट्रीय महासचिव। अब राष्ट्रीय महासचिव, उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी रहती है। कभी चंडीगढ़ का मेयर को बनाओ, वहां पैसा बांटो, हरियाणा में पैसा बांटो। वो बहुत ही अनुभवी व्यक्ति है उसमें। इस काम का महाराष्ट्र का सबसे अनुभवी व्यक्ति कौन होगा? तो तावड़े जी है। फिर भी तावड़े जी को जिस प्रकार से लोगों ने घेर लिया, वहां के कार्यकर्ताओं ने, मुझे आश्चर्य होता है कि अब पार्टी के अंदर ही कुछ ऐसा मामला हुआ है इंटरनल पॉलिटिक्स में। इतने सालों से तावड़े जी और बीजेपी वाले काम करते हैं महाराष्ट्र में, अभी भी चल रहा है, लेकिन तावड़े जी को ही क्यों पकड़ कर दिया? वहीं उद्धव ठाकरे से लेकर विपक्षी दलों के नेता बीजेपी पर हमलावर दिख रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कैश कांड ने महाराष्ट्र में बीजेपी की विदाई तय कर दी है। तुळजाभवानीच्या दर्शनाला येताना देखील माझी बॅग तपासली गेली, बॅगेमध्ये काय सापडलं नाही। विनोद तावडेंच्या बॅगेत पैसे सापडले आता तुमच्याकडनं कळलं। तसंच काल अनिल देशमुखांवरती जो हल्ला झाला, हे दगड तपासण्याचं काम कोणी करायचं होतं? म्हणूनच मी आई तुळजाभवानीला साकडं घातलंय की ही सगळी भ्रष्ट आणि दहशतवादी राजवट एकदा या राज्यातून खत्म करून टाका। मतदान से ठीक एक दिन पहले कैश कांड ने महाराष्ट्र की सियासत में एक दिलचस्प मोड़ ला दिया।
कैश का खेल हुआ या नहीं, ये तो जांच में साफ होगा। कैश मिलने के सबूत अब तक सामने नहीं आए हैं, सिर्फ दावों के दम पर ये मुद्दा बना हुआ है। इस मुद्दे पर असर कितना हुआ है, ये तो 23 नवंबर को नतीजों से ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाराष्ट्र कैश कांड को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है, लेकिन इस मामले में पालघर के जिलाधिकारी का क्या कहना है, सुनिए। अभी तो ये होटल के रिकॉर्ड से हमको 4 रूम मिले हैं और जिनके नाम पे बुक है वो भी अपने जो पैसा मिला है उसके एफआईआर में नाम दर्ज है। सर, कितना कैश इन अलग अलग रूम में से ही मिला है? हाँ, ये 2-3 रूम में ये कैश मिला है। एक रूम में कुछ 9 लाख, कुछ रूम में कोई 47,000 और एक रूम में और ऐसा कुछ ऐसा। सर, बीजेपी के जो कैंडिडेट राजन नायक, उनका नाम है जिनके नाम पर रूम होगा? हाँ, उनका नाम इन ब्रैकेट है और किसी का नाम और इन ब्रैकेट राजन नाइक ऐसा नाम एज पर होटल रिकॉर्ड है। विनोद तावड़े का क्या रोल है, उसका नाम किस एफआईआर में है? उनका कि इलीगल स्टे, जो इलेक्शन ये 48 आवर्स में इधर ये कॉन्स्टिट्यूशन में स्टे नहीं करना चाहिए था। ही इज आउट ऑफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर के है, तो इस इलीगल स्टे है, इस वास्ते वो पुलिस कमिश्नर ने उसके ऊपर एफआईआर दाखिल किया। इलेक्शन कमीशन ने तुरंत जिस जैसा इंफॉर्मेशन मिला है उसके बाद में जो कुछ इलेक्शन कमीशन के कानून से करना काम था वो इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर और हमारा फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने की है। न्यूज वक्त पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती है, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। लगातार गिरावट के बाद हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 239 अंक उछलकर 77,578 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 65 अंक चढ़कर 23,518 पर पहुंच गया। बैंक, आईटी और ऑटो समेत कई सेक्टरों के शेयरों में मजबूती रही। शादी सीजन में सोने की बढ़ती खरीदारी की वजह से कीमतों में तेजी आई। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 600 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमतें बढ़कर 78,050 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमतें भी 1,500 रुपए ऊपर चढ़ी। अब 1 किलो चांदी की कीमत 93,500 रुपए हो गई। उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बीच डॉलर के मुकाबले रुपया फिसला। इसमें 1 पैसे की गिरावट आई। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 84 रुपए 43 पैसे हो गई। टीवीएस मोटर ने अपनी मशहूर बाइक अपाचे RTR 164V का अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया। कंपनी ने इसमें कई नए फीचर्स जोड़े हैं। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ साथ टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल और SMS अलर्ट और वॉइस असिस्ट जैसी सुविधा भी मिलेगी। इसकी कीमत करीब 1,40,000 रुपए रखी गई है। कंपनी ने इसे 3 कलर ऑप्शन के साथ बाजार में उतारा है। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी आंध्र प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध और सबसे अमीर हिंदू मंदिर तिरुपति बालाजी की, जिसको लेकर एक बड़ा प्रस्ताव पास हुआ है। तिरुपति बालाजी लड्डू विवाद के बाद TTD यानी कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि बोर्ड में कार्यरत गैर हिंदू या तो VRS यानी वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम या फिर दूसरे सरकारी विभागों में ट्रांसफर का विकल्प चुन ले। TTD एक स्वतंत्र सरकारी ट्रस्ट है जो कि तिरुपति में तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर का प्रबंधन करता है। TTD अध्यक्ष VR नायडू ने इस फैसले की पुष्टि की है। हालांकि ये साफ नहीं है कि बोर्ड में कितने गैर हिंदू कर्मचारी। सूत्रों के मुताबिक TTD के नए कदम से बोर्ड के 7,000 स्थायी कर्मचारियों में से लगभग 300 प्रभावित होंगे। TTD में लगभग 14,000 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं। बताया जा रहा है कि प्रस्ताव को तमाम कर्मचारी संघों से समर्थन मिला है। 31 अक्टूबर को TTD अध्यक्ष बने VR नायडू साफ तौर पर कह चुके हैं कि केवल हिंदुओं को ही मंदिर चलाना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में TTD एक्ट में 3 बार संशोधन किया गया है, जिसमें ये प्रावधान है कि मंदिर बोर्ड और उससे जुड़ी संस्थाओं में केवल हिंदुओं को ही नियुक्ति किया जाना चाहिए। 1989 में जारी एक सरकारी आदेश में यह भी कहा गया था कि TTD के प्रशासित पदों पर नियुक्तियां केवल हिंदुओं तक ही सीमित रहेंगी। लेकिन इन प्रावधानों के बावजूद बताया जा रहा है कि बोर्ड में गैर हिंदू काम करना जारी रखे हुए हैं।
इसी साल जून में चंद्रबाबू नायडू के सत्ता में आने के बाद से हिंदू कर्मचारियों की ओर से शिकायतें मिली हैं कि वे अपने सहकर्मियों को दूसरे धर्मों से पहचानते हैं। टीटीडी का ये प्रस्ताव चंद्रबाबू नायडू सरकार के इस खुलासे के तुरंत बाद आया है कि पिछली सरकार ने मंदिर के लड्डू प्रसादम में पशु वसा वाले घी का उपयोग किया था। जाहिर है तिरुपति लड्डू को लेकर हुए विवाद के बाद टीटीडी बोर्ड की ओर से पारित ये प्रस्ताव काफी महत्वपूर्ण कदम है। बोर्ड की बैठक में तिरुमला में राजनीति और भाषणों पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इस मुद्दे को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। जो तिरुपति बालाजी मंदिर है वहां पर अब ये कहा जा रहा है कि जो भी गैर हिंदू कर्मचारी हैं उनको वहां पर काम नहीं करने देना चाहिए, उनका तो ट्रांसफर कर दो या वो खुद बीआरएस ले लें। ये बात सही लगती है आपको या फिर गड़बड़ है कुछ? नहीं, मेरे हिसाब से तो सही लगती है। देखिए अभी कुछ देर पहले आया था, हम लोग न्यूज में ही देखे थे कि जो वहाँ पे प्रसाद चढ़ते थे उसमें जो घी यूज हुआ था वो चर्बी था। तो मतलब कहीं न कहीं मानना है कि हमको अपना धर्म बचाना है, जब करना है तो जो भी गवर्नमेंट वहाँ की ले रही है और अच्छा है। जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए कि क्या जो मुस्लिम हैं क्या वो अपने मस्जिदों में हमारे हिंदू लोगों को अपनी ड्यूटी के लिए रखते हैं? उनसे क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है, वो अपनी मस्जिदों में हिंदुओं को रखें। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस वजह से गलत है कि ये देश जब आजाद हुआ था तो इस पे कोई धर्म के उस पे बिहेव पे तो आजाद हुआ नहीं था। अब वो कह रहे हैं कि जितने भी गैर हिंदू कर्मचारी हैं या तो वो स्वेच्छा से बीआरएस ले लें या फिर उन्हें कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाए। उसका रीजन भी तो कोई होगा, भाई क्यों ले लें? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है या वो कहीं बाहर सर्टिफिकेट लेके आए हैं? इसी देश में पढ़ाई की है, इसी देश में सब साथ रहे हैं, हर आजादी की लड़ाई लड़ी है, हर त्योहार मनाया है हम लोगों ने। ईद उन्होंने मनाई, दिवाली हमने मनाई, सब कुछ हमने मनाया। तो आज ये कहाँ से आ गया कि भाई इस संस्था में इस अदर कम्युनिटी नहीं जॉब कर सकती? गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट किया है तो उसकी बात अलग है। अगर वो प्राइवेट संस्था है, प्राइवेट कोई ट्रस्टी इसमें इन्वॉल्व है तो अपनी मर्जी से जिसको एम्प्लॉय रखे, उसको कोई हमारे समझ से कोई तूल देना नहीं चाहिए। क्यों हटाना सही कह रहे हो आप? मतलब अगर वो है भी तो क्या दिक्कत है? देखिए जैसे कोई मुस्लिम मजार है, मुस्लिम कोई ट्रस्ट है तो उसमें एम्प्लॉय अगर मुस्लिम रखता है तो हमारे समझ से किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। जो हिंदू है या सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उसमें जिसको एम्प्लॉय रखना चाहता है ओपन टेंडर कर दे, जिसको एम्प्लॉय रखना चाहता है वो उसकी मर्जी है। इस पे तूल नहीं देना चाहिए किसी को हमारे समझ। ये अच्छी नहीं लग रही है बात। क्यों? क्योंकि कोई भी है वो इंसान है, ठीक है ना, उसको रहने का हक है पूरा। अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। प्रगति मार्ग में आज बात सरकार की उन योजनाओं की जो महिलाओं को सशक्त बना रही है। इनकी बानगी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्यों में दिख भी रही है, फिर चाहे वो बीजेपी की सरकार वाले राज्य हों या फिर कांग्रेस या किसी और दल की सरकार वाले राज्य। इनका असर जमीनी तौर से भी दिखना शुरू हो गया है। इनसे कहीं बहनें उद्यमी बन रही हैं तो कहीं आत्मनिर्भर। मदद छोटी हो या बड़ी, काम हमेशा बड़ी करती है, आगे बढ़ने का हौसला देती है, कुछ हासिल करने की चाह पैदा करती है और
रहा है। करीब 9 लाख बीड़ी रोलर्स रजिस्टर्ड हैं हमारे राज्य में, और यहाँ पे महिलाएं बहुत बड़ा रोल प्ले करती थी बीड़ी बनाने में। और जो मेरे को इंडस्ट्री से पता पड़ता है कि महिलाओं को लाडली बहना के बाद कार्य करने की आवश्यकता नहीं बची है। जैसा कि जानते हैं, बीड़ी व्यापार एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट देने वाला सेक्टर था। जैसे मैंने बोला 9 लाख रोलर्स हैं, तो हर रोलर के पास 50 से 100 महिलाएं ऑन एन एवरेज काम करती हैं। तो आप समझिए, उनके लिए अगर कॉस्ट 20, 25 या 30% भी बढ़ जाती है, और इट्स अ लो कॉस्ट सेक्टर, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और लॉन्ग टर्म में उनकी वाइबिलिटी खत्म हो रही है। तो प्रोडक्शन कम नहीं हो रहा, लेकिन उनकी वाइबिलिटी पे डायरेक्टली ये चीज न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।